सो आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ पॉटपुरी। और आज ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ वन ऑन वन इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन आज हम बहुत सारे लोगों के साथ एक इंटरव्यू करने वाले हैं। इसमें से एक तो हमारा बहुत ही अमेजिंग वीओ आर्टिस्ट है, वही हैवी बैरीटोन वॉइस, और वो अमिताभ बच्चन के ऑफिशियल वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। दूसरे जो हैं वो एक बाइकर हैं और एक ट्रैवलर हैं। तीसरा जो हैं वो एक शिव भक्त है, जो कि मतलब ऑलमोस्ट सभी ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर चुके हैं, वो भी बाइक पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो अनुज भाई, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ तरुण, तुम बताओ कैसे हो? एंड बस बढ़िया। थैंक यू सो वेरी मच। एंड मुझे बुलाने के लिए, होस्ट करने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। प्लेजर इज ऑल माइन। जो आज इंट्रोडक्शन तुमने दिया है पहली बार लाइफ में मैंने सुना, यस ऑफ कोर्स। क्या कहते हैं उसको, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ट्रेड्स है काइंड ऑफ। और जो है सो ऊपर वाले ने बना रखा। तो अनुज भाई, शो शुरू करने से पहले एक बार प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि आप बच्चन साहब की आवाज़ में अगर आप शो का इंट्रोडक्शन दे देते। बस ये बोलना है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। देखिए भाई साहब, आप बैठे हैं तरुण जी के साथ, और जो है इनका पॉटपुरी उसको सब्सक्राइब कीजिए, और जी हाँ, बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप दबाएंगे नहीं तो आपको नई नई वीडियोस कैसे मिलेंगी भाई साहब? है तो थोड़ा कर दीजिए। हाँ। इतना है तो उन्होंने अपने पूरे करियर में नहीं बोला होगा जितना मिमिक्री आर्टिस्टों ने उनकी मिमिक्री करते करते बोल दिया है। यकीन मानो तो मेरे पास कितने लोग आते हैं जो कहते हैं कि सर वो आपने है तो किया नहीं, इसमें है तो किया नहीं, काम कराते तो है तो किया नहीं। मुझे मैं उन्हें कहता हूँ भाई, जो मुझे तुम्हारी स्क्रिप्ट में लगा वो मैंने किया, जबरदस्ती कराओगे तो वो बुरा लगेगा। खैर एनीवे, वो दुनिया है, और तरह तरह के लोग हैं, तो तरह तरह की चीजें लोगों को पसंद आती हैं। और उनका एक ट्रेडमार्क तो वाकई में है, वो ये दीनानाथ चौहान आए। अरे भाई साहब कमाल करते हैं आप, हाय। सो पीपल डू थिंग्स लाइक दिस, हमें भी बड़ी हंसी आती है, बट काम करके बड़ा मजा आता है। जो क्या कहते हैं, प्रसाद की तरह काम मिल जाता है। जैसे मंदिर में प्रसाद मिलता है, ऐसे ही उस प्रसाद की तरह आपको कभी कभी इतना अच्छा काम मिल जाता है कि आपको कई बार तो ये लगने लगता है अपुनिच भगवान है। मैंने भी बच्चन साहब के साथ काम किया है। हम लोगों ने 5-6 ऐड फिल्म्स करी थी, और जब वो सेट पे आते हैं ना तो उनका एक इतना लार्जर देन लाइफ ऑरा है कि आप ना, मतलब आई वाज द प्रोड्यूसर बट स्टिल मैं उनका ऑटोग्राफ नहीं ले पाया, क्योंकि आप उनसे जाके बात करने में इतना हिचकिचाहट होती है, जबकि वो खुद बहुत डाउन टू अर्थ है। डर लगता है थोड़ा सा। बट लेट मी टेल यू, आपने तो काम किया हुआ है उनके साथ में, और हाँ। हम भी काम कर रहे हैं। प्रोफेशनली ही इज एक्सीलेंट। पर्सनल लाइफ में हर आदमी की अलग अलग अपनी जिंदगी होती है, सो वो कैसा भी रहे, बट ही इज वेरी मच प्रोफेशनल, व्हाट आई फाउंड हिम। और जब काम करते हैं तो जिसने काम किया होता है उससे भी कभी कभी वो बातें कर लेते हैं और बोल देते हैं भाई ये तुमने काम बहुत अच्छा किया है। तो अनुज भाई, अब हम शुरू करेंगे उनसे जिनके पास जाके हर चीज़ का अंत हो जाता है। आपका महादेव के साथ कोई बहुत पुराना रिश्ता है और बहुत ख़ास रिश्ता है। थोड़ा सा उस रिश्ते के बारे में, जो आपने महादेव को अपने जीवन में उतारा है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए प्लीज़। यार रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आपको ऐसे कोई सवाल पूछ लेता है। तो महादेव से रिश्ता पता नहीं बचपन से ही, फिर अगेन आई गो इन बैक टू माय चाइल्डहुड। मुझे महादेव से, मेरे घर में हम जहाँ रहते थे वहाँ पे एक मेरी मदर ने शिवलिंग लगा रखे थे, तो और वो डेली पूजा करती थी। उस शिवलिंग पे जितने पैसे आते थे वो मैं चुरा भी लेता था। अच्छा। मैं ब्राह्मण था ना, मैं अच्छा। ब्राह्मण हूँ, तो मेरा हक बनता था, वो पैसे मैं चुरा भी लेता था। उनसे टॉफियां खा रहे हैं, उनसे कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। लेकिन शायद वो कनेक्शन बन गया महादेव के साथ, और वो कनेक्शन ऐसा बना कि वो आज तक नहीं टूटा। अच्छा। और मैं कहता हूं कि भटके लाइफ में आप बहुत, मैं भी भटका, सब भटकते हैं हम, लेकिन भटकाव को, आपके भटकाव को अंत आके जहां मिलता है वो सच में देवादिदेव महादेव हैं, जो आपको वाकई में, आप उनको अपना गुरु बना लो तो वो आपके गुरु बनते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गुरु नहीं बनते हैं। तो ये नहीं है कि सतयुग में रावण थे तो वो वाकई में बहुत बड़े भक्त थे, उनसे बड़ा भक्त तो कोई हुआ नहीं। और मैंने उनके ऊपर सीरीज भी करी है, रावण।
web series, not web series, but it's a podcast which I have done. It is still there on Spotify. अच्छा So कहानी रावण की. अच्छा So that story of Ramayana was narrated through Ravan. कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरह से हुआ. So now coming back to the same thing कि रावण की महादेव की बात करते हैं तो वो बहुत बड़े भक्त थे. ऐसा नहीं है कि अब आज के जमाने में ये कलयुग है कि आप नहीं हो सकते. महादेव कण कण में विराजमान है, हर शख्स के अंदर है. और मुझे सच पूछो तो आदमी की अब कमियां नहीं, उनकी अच्छाइयां दिखाई देती हैं. और जब आप ये सब देखना शुरू कर देते हो तो हर आदमी में आपको उनका स्वरूप नजर आएगा. किसी ना किसी में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होता है. बहुत परेशान हुआ था लाइफ में, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए लाइफ में, सबकी लाइफ में आते हैं. तो वन आई एम द वन. और हम सब कहते हैं यार मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है. बट ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ में वैसा ही हो रहा है. जैसे कर्म की है, वो क्या कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए. तो जब आप कर्म जो करते हो तो वही आपके सामने आते हैं. और कलयुग में ये कहा गया है कि ये तो इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला युग है. आपने अच्छा काम किया, आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे. आपने बुरा काम किया, आपके बुरे रिजल्ट आएंगे. हो सकता है, वही मैं कुछ बोलने वाला था, हो सकता है कि आपको लगेगा आपके नजरिए से कि हाँ. मैं तो अच्छा चल रहा था, मेरे साथ तो बुरा बुरा हो रहा है. मेरे साथ भी जब लाइफ में ऐसा हुआ, मैं भी बहुत परेशान था. तो मैंने पूछा, मेरे गुरु हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा. लाइफ में एक तो मैं सबको ये कहता हूं कि एक गुरु बनाना चाहिए आपको. और गुरु उसको बनाया जाता है जो वाकई में गुरु बनने लायक होता है. मास्टर, गुरु मीन्स मास्टर. एंड दैट मास्टर, उसकी एक मतलब वो आपको पता लग जाएगा जब वो आपको वैसा मास्टर मिलेगा. वो आपको गाइड करेगा, वो अच्छे से आपको बताएगा आप क्या करना है आपको लाइफ में, क्या नहीं करना है लाइफ में. सो वो मास्टर मेरे को मिले तो उनके बारे में बड़ा ही निराला इंसिडेंस है कि मैं लाइफ में ऐसे ही बहुत परेशान चल रहा था, बहुत दुखी हो रहा था. सो वन फाइन डे, अब अगेन अनदर passion came in my biking. It's been 30 years I'm into bike ride. 30 years, 3 decades now, and I'm riding Royal Enfield. दीवाना हूं मैं रॉयल एनफील्ड का. कहते हैं ना, पैदा हुआ हूं मैं उस बाइक पे. अच्छा. When I got born, 71 मॉडल मेरे घर में बाइक थी, still with me. 71 मॉडल बाइक अभी भी चलती है? बिल्कुल मिंट कंडीशन, एकदम फरफराती. मेरी लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई दे जाएगी. वो बाइक मुझे विरासत में मिली. तो मैं मेरे को विरासत पे मेरे फादर से एक ही चीज मिली, बाइक. और मैंने उसको संभाल के, इस समय वो मेरी रॉयल फैमिली के साथ है जयपुर में. वी हैव अ महल, और यू कैन से अ किला. वो उस किले में रहती है, उसकी शान है. वो किला उसकी शान है, बाइक उसकी शान है. वी हैव अ फोर्ड विलीज ऑल्सो, 43 मॉडल, वो भी वहाँ पे. तो जो मेरा एंटीक हो जाता है सब मैं वहाँ रखता हूँ. दिल्ली में तो नहीं चला सकते ड्यू टू नॉर्म्स. सो अब उस बाइक को वहाँ रखा हो, बट इट्स इन अ फुल मिंट कंडीशन. सो वो बाइकिंग पैशन चलता रहा. सो वन फाइन डे आई स्टार्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र के मुझे ज्योतिर्लिंग करने हैं. तब तक मैं बहुत भटका हुआ था. तो मतलब एक दिन बस आपका मन किया कि चलो चलते हैं, और बाइक उठा के निकल लिए? चलते हैं, महादेव की खोज में चलते हैं. अच्छा, इससे पहले क्या हुआ कि बहुत बार कोशिश करी करने की, फेल हो गए. केदारनाथ गए, फेल हो गए. फेल हो गए मतलब आप पहुंच नहीं पाए वहां तक? हाँ, पहुंच नहीं पाए. 2013 में पहली बार ट्राई किया था केदारनाथ जाने का बाइक से. नहीं, थंडरबर्ड 500 सीसी ली थी. पौड़ी से वापस लौटना पड़ा बिकॉज जो त्रासदी हुई थी वो मेरी आंखों के सामने हुई थी. वो जो बाढ़ आई थी वो मेरी आंखों के सामने हुई थी. और मेरे गूज़बम्स अभी भी आ जाते हैं कि मैंने 8 नाले क्रॉस किए बाइक से उस टाइम पे. और घनघोर, मैंने ऐसी बरसात अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी. ऋषिकेश से दिल्ली आने में आपको कितना वक्त लगता है? अभी तो जो रोड्स हैं तो आपको 3-3.5 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे लग जाएंगे अगर रुक रुक के जाओगे तो. मेरे को 18 घंटे लगे थे उस बारिश में गाजीपुर तक पहुंचने में. एंड आई वॉज एग्जॉस्टेड लाइक एनीथिंग. तो 2013 की त्रासदी में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत डेड बॉडीज देखी, रूह कांप गई थी. तो ऐसे लगा जैसे महादेव ने भगा दिया.
चल भाग, वो हर बार ऐसे करते थे। लायक नहीं है अभी। जिंदा बचा के, लायक था, कमियां थी कुछ, वो ठीक करने के लिए वो दर्श केदारनाथ एक धाम ऐसा है आपका जहां पे जो हमारे पांडव थे उनका क्या हुआ था, उनके पापों को क्षमा किया गया था। केदारनाथ आप जाते हो, क्यों जाते हो, क्या है केदारनाथ में, क्या नहीं है केदारनाथ। आजकल का तो ऐसा ही है, आजकल तो बस रील बनाने पहुंच जाते हैं केदारनाथ। मैंने अभी पढ़ा कि वहाँ पे रील्स और फोन्स अब डिसअलाउड हो गए हैं। बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है ये सरकार ने। और 50% भीड़ तो वैसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि 50 और इतने लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे, ना तो वहाँ पे कुछ साधन है और जानवरों के ऊपर, बेचारों के ऊपर इतना अत्याचार होता है। बहुत अमेजिंग स्टेप है। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको मजा आएगा और आपके दर्शकों को भी मजा आएगा। मेरे भी थोड़े से रोंगटे खड़े हो गए। तो महादेव भगा देते हैं आपको, जिंदा भगाया, जिंदा आया हूं मैं, लिटरली वो मौत के मुंह से निकल के आया। जो भी न्यूज़ में आ रहा था, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्रीज में, और जो फिल्म केदारनाथ पे हमने उसी में देखा कि जो हुआ वहाँ पे। थोड़ा सा अगर आप वहाँ पे थे तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस प्लीज़ बताइए कि क्या हुआ था एक्चुअली में वहाँ पे। सो तरुण, ये सुंदरवन का वो एरिया है। आप कभी ऋषिकेश गए हो तो आपने एक तो नॉर्मल रास्ता है, वो फ्लाईओवर बन गया, आप तो सीधा क्रॉस करके आप ऋषिकेश में पहुंच जाते हो। एक जब आप गंगा पार करते हो और टुवर्ड्स नीलकंठ की तरफ जाते हो तो वो वाला रास्ता आपको पीछे से लेके आता है सुंदरवन में, जो सीधा हरिद्वार में निकलता है। यहाँ सुंदरवन में ही ये राजाजी नेशनल पार्क का हाँ। ही कुछ हिस्सा है, इसे सुंदरवन कहा जाता है। इस साइड जिम कॉर्बेट ही समझ लो, वही बेल्ट है, वो ये बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ 4-5 नाले हैं। 2013 की वो जो त्रासदी थी उसमें ये सारे नाले उफन पड़े। अब ये नालों का क्या है कि जब आप नॉर्मल, अभी इस समय या अभी तो बरसात है तो ऑफ कोर्स अभी भी वही हाल होगा, लेकिन आप गर्मियों में जाओगे तो वो जो पानी होता है वो चला जाता है और जो बालू होती है वो बैठ जाती है, पत्थर भी टिक जाते हैं, गोल गोल वो जो पत्थर होते हैं हमारे वो टिक जाते हैं, तो आपको ऐसे लगता है जैसे पक्की सड़क हो। लेकिन जैसे ही पानी आता है वो सब फोका हो जाता है, खाली हो जाता है नीचे से। तो वी नो दिस थिंग बिकॉज आई एम राइडिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, और ले भी किया है, लद्दाख भी किया है। उस समय पे अब तो बहुत अच्छा रोड नेटवर्क हो गया है, तो पता ही नहीं लगता कब कौन सा नाला निकल गया, लेकिन हमें पता था, आइडिया था। सो आई वाज क्रॉसिंग दैट, मेरे से आगे एक रेंज रोवर लेके 4 यंगस्टर जा रहे थे, रेंज रोवर थी उनके पास, एंड इट्स अ गुड कार। बट उस कार बनी इसके लिए नहीं, ऑफ-रोडिंग पर के लिए। इन चीजों के लिए तो नहीं बनी है। हिंदुस्तान थोड़ा डिफरेंट है, इन चीजों के लिए नहीं बनी है। उनको बोला गया कि नहीं भाई साहब, आप मत उतारो गाड़ी, आप गाड़ी मत उतारो नीचे। बट दे वर हैविंग बियर एंड ऑल, क्योंकि गंगा तो लोगों को लगता है, हम लोग तो श्रद्धा से जाते हैं, आजकल यंग जनरेशन वहां कुछ और पार्टी करने जाती है, तो पार्टी उसका करना। स्वाद भी मिलता है उन्हें। ऐसा नहीं है कि स्वाद नहीं मिलता, जब जाओगे तब आप महसूस करोगे वो पावर है, वो तो देवभूमि है। वहां पे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं थोड़ी ना जा रहे हो यार। सो वो बियर शेयर मार रहे थे, सुनी नहीं उन्होंने, गाड़ी उतार दी। व्हाइट कलर की, मुझे आज भी याद है, वो रेंज रोवर थी। वो महज मेरे ख्याल से 10 या 12 मीटर आगे निकली होगी, ये नाला आ रहा है और नाला सीधा गंगा को टच करता है, सारा पानी गंगा में जाता है। अब ये नाला कोई छोटा नाला नहीं है जैसे हम सोचते हैं शहरों में कि छोटा नाला है। इट्स अ ह्यूज ह्यूज नाला, मतलब वन साइड द अदर साइड इज कम से कम 500 मीटर। अच्छा, ये तो नदी हो गई। नदी बन जाते हैं वो नाले, नदी बन जाते, बरसात होती है। और उस समय तो जो बरसात हो रही थी वो तो कुछ अलग ही था। उन्होंने उसमें गाड़ी उतारी और साहब वो गाड़ी जाके नीचे फुक बैठ गई, पानी का सारा प्रेशर उस गाड़ी को गंगा जी में ले गया। वो 4 कैसे निकल के भागे हैं, और उनको जब वहां के निकल गए, लोकल लोगों ने बचाया है उनको। किस्मत यहाँ अच्छी। पे मैं कहूंगा लोकल लोग वाकई में वो फिर भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर वो बचाते हैं, मदद करते हैं, और बचाया उनको, जिंदा बचाया। गाड़ी को नहीं बचा पाए, करोड़ों की गाड़ी 2 सेकंड में उन्होंने स्वाहा कर ली। तो ये एक इंसिडेंट था। तो मेरी लाइफ में कई बार क्या हुआ, महादेव ने भगाया है। उसके बाद फिर मैं गया, 2016 में गया, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गया। कई बार क्या होता है कि जिंदगी में याद रखना, अगर आपको किसी चीज के लिए कोई टोक देना, चीज मत करना। अगर खासकर अध्यात्म की बात हो, और मैं आपके दर्शकों को भी ये बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको कोई टोक दे और आप किसी अध्यात्म जगह पे जा रहे हो, तो वो शायद वो टोका है, सही टाइम नहीं आया है।
सो तब तक मैंने मन बना लिया था कि मुझे बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। फिर मैं गया 2016 में। जैसे ही बैरियर क्रॉस करने लगा, दिस टाइम वी वर वॉकिंग, उसने कहा, ओए कहाँ जा रहे हो? एक पुलिस वाले ने बोल दिया वहां पे, दर्शन करने जा रहे हैं, अभी टाइम नहीं है। अच्छा। अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम निकल गया, अभी शाम को जाना या कल सुबह आना। तो सडनली आई रियलाइज कि यार ही इज नॉट सेफ। उसको उसने क्या बोला ये अभी टाइम नहीं है, ये वर्ड गार्ड नहीं बोलेगा कि अभी टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। मैंने वहां पे माथा टेका, महादेव फिर आऊंगा। I think this was 2015, not 2016. Now 2016 came in. तो I फिर start उस बार भी आप दर्शन के लिए नहीं बिना- कर पाए, वापस आ गया। वापस आ गया। मैं 2-3 बारी फेल होके आया केदारनाथ से, क्योंकि पाप मुक्त होना था ना, और पापों से मुक्ति इतनी आसानी से मिलती नहीं है। आजकल बहुत आसानी से मिल रही है। लोग रील बनाने पता नहीं कैसे जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ के, घोड़ों पे बैठ के पहुंच जाते हैं। कभी पैदल चढ़ के देखो, 17 किलोमीटर की यात्रा करके देखो आप, प्राण जो है ना, मैं तो इसीलिए नहीं प्राण जाता। मुंह को आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं। एक्चुअली में हमारे जितने भी, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, अगर आपके पॉडकास्ट से मैं शायद ये दुनिया को मैसेज पहुंचाना चाहता हूं और पहुंच जाए शायद उनके पास, ये जगह सेक्रेट जगह थी। यहाँ पे आप, हर कोई नहीं जाने के लिए बना था। जैसे अमरनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया। अमरनाथ तो आई थिंक और भी डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट है अमरनाथ। ये नहीं बने थे पहले के जमाने में। क्या होता था, लोग जब अपने घर से निकलते थे इन जगहों पे जाने के लिए, तो अपने घर वालों से कह के जाते थे, हमारी आखिरी राम राम है। आ गए तो ठीक है, नहीं आ तो गए ठीक है, नहीं आए तो। और पहले होता भी ये था, वहां पे जो डेथ्स होती थी उनका वहां पे क्रिमिनेशन भी कर दिया जाता था, क्रिमिनेट कर दिया जाता था उन्हें, उनको मोक्ष मिल जाता था वहीं पे। सो ये जगहें ऐसी नहीं है कि आप मुंह उठा के पहुंच जाओ। आप हनीमून मनाने नहीं जा सकते हो। मैंने अभी देखा है, recent, I'll send you photographs and videos, must show it to your viewers। वहां लोग दारू पी रहे हैं, दारू की बोतलें हैं। कहां पे, कौन से ट्रैक पे? अब मेरे से सुनो, मेरी आंखों का देखा हुआ है। ये वो ट्रैक है जो चंद्र ताल टूटा है ऊपर से, जिसकी वजह से बाढ़ आई थी। वो 9 किलो नहीं, शायद 4 या 5 किलोमीटर का ट्रैक है केदारनाथ से। उस ट्रैक पे 1-1.5 किलोमीटर तक भैरव बाबा का मंदिर है। आधे किलोमीटर पे केदारनाथ से आधा किलोमीटर भैरवनाथ है। उससे 1 किलोमीटर तक पब्लिक आजकल जाने लगी है घूमने के लिए। वहां बैठ के आप ड्रिंक्स कर रहे हैं, बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं, दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं। वो सब धुल गया। वो सब धुलेगा दोबारा। अगर आप दोबारा कंटिन्यू करोगे, 110% ये दोबारा धुलेगा। और लोग 2013 से पहले पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहे थे वहां पे। हनीमून मनाने के लिए कपल जा रहे थे। इट्स नॉट अ हनीमून प्लेस। महादेव को पाने की जगह है वो घूमने की भी जगह नहीं है कि मैं वहां जाके एक फोटो खिंचवाऊंगा जरूर। आपको पता है, आधे से ज्यादा पब्लिक को मैं जब वहां पे पूछता हूँ, रोकता हूँ, पूछता हूँ, उन्हें ये नहीं पता कि कौन से पर्वत है, कौन सी पर्वतमाला के बीच में आप खड़े हुए हो। यू डोंट नो शिट अबाउट इट एंड देन यू गो देयर। दैट्स नॉट भक्ति। अदबर गगरी छलकत जाए ज्ञान ले लो, उसके बाद जाओ, उसका जाने का मजा आ जाएगा। वो केदारनाथ मेरु सुमेरु पर्वत से घिरा हुआ है, श्रृंखला। अब ये मेरु सुमेरु कौन है, बहुत डिटेल तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, छोटा सा बता देता हूँ। जो आप मन के करते हो ना, जो सबसे बीच में एक पॉइंट आता है, वो मेरु पर्वत है। उसको क्रॉस नहीं किया जाता, हमेशा वहां से मारला उल्टी कर दी जाती है। मुझे जो शिक्षा दी है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, वो मेरु सुमेरु पर्वत है। अच्छा, मुझे तो इसकी हिस्ट्री भी नहीं पता कि केदारनाथ कब से है। और भाई देखिए क्या था कि केदारनाथ हमारे पांडवों ने, स्पेशली पांडवों ने, और उनके साथ शंकराचार्य ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया था। पांडवों को कहा गया था उन्होंने ब्राह्मण हत्या करी है, उन्होंने गुरुओं की हत्या करी है, उन्होंने अपने भाइयों की हत्या करी है। अब उन्हें पाप मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उन्होंने जब अपने गुरु से पूछा कि हमें कैसे इससे मुक्ति मिलेगी, उसका मार्ग बताएं, तो उन्होंने कहा इससे तो मुक्ति सिर्फ एक ही दे सकते हैं, और वो है देवों के देव महादेव। आप महादेव की शरण में जाए। तो महादेव को ढूंढते 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 उनके पीछे पीछे पहुंच गए वो केदारनाथ। महादेव भी आगे आगे, वो मेरु सुमेरु पर्वत मालाएं आ गई।
महादेव ने बैल का रूप धारण कर लिया था वहां जाके। ये भीम और ये युधिष्ठिर सब उसके पीछे 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 पहुंच गए थे वहां तक। शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत लंबी स्टोरी है, बट शॉर्ट में बता रहा हूँ, कट शॉर्ट। बाकी नॉलेज मिल जाएगी आपको, आजकल तो गूगल बाबा हो गए, वो सारी नॉलेज दे देते हैं। वहां पे बैल के रूप में थे। अब भीम ने क्या किया, मेरु और सुमेरु दोनों पर्वतों के बीच में अपने पैर फैला लिए और नकुल और सहदेव को बोला, जितनी गायें बैल है ना यहाँ पे सारे हाँक। गाय बैल जो है वो तो सारे मेरे पैर के नीचे से निकल जाएंगे, महादेव नहीं निकलेंगे। महादेव मेरे पैर के नीचे से नहीं, समझदार तो थे, मूर्ख तो नहीं थे ना हमारे पांडव जो थे। तो जब उन्होंने हाँका तो महादेव इकलौते रह गए, तो उन्होंने अपने आप को जमीन में धसाना शुरू कर दिया। तो भीम ने भाग के उनका बैल के ऊपर का जो कुबड़ होता है वो कुबड़ पकड़ लिया भीम ने। अच्छा। तो महादेव 5 जगहों पे अवतरित हुए थे। एक जगह वो रह गई जिसे हम केदारनाथ बोलते हैं, जैसे कुबड़, और उनको क्षमा भी मिली, उनके पापों से मुक्ति भी महादेव ने दी। उसके बाद स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ के हमारे युधिष्ठिर तो स्वर्ग में पहुंच गए थे। बाकी एक एक करके सब, नकुल, सहदेव, कुंती, सॉरी उनकी जो वाइफ थी द्रौपदी, और ये सब मरे थे रास्ते में। जब बद्रीनाथ का रास्ता आप ट्रैक करेंगे, वो अलग एक 18 किलोमीटर का ट्रैक है, वो अगर आप कर पाए तो वो भी करके देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही सुहानी जगह है। भीमशिला भी है वहाँ पे, द्रौपदी का मंदिर भी है, बहुत सारी चीजें जहाँ जहाँ उनकी मृत्यु हुई वहाँ है। लेकिन सिर्फ एक कुत्ता और युधिष्ठिर, स्वर्ग की सीढ़ियां हैं वहाँ पे। स्वर्ग की सीढ़ियां बोलते हैं, गूगल करेंगे आप, गूगल में देखेंगे तो ये सारी जानकारी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्वर्ग की सीढ़ियां, वहां से वो चले गए थे। सो ये स्टोरी है बाबा केदारनाथ की। वो पाप मुक्त होने की जगह है, आपके पापों का नाश होता है वहां जाके, और आप वहां जाके पाप ही कर रहे हैं। आप वहां तब जाइए जब आपका समय आ जाए, या आपको वाकई में अध्यात्म की तलाश हो। तो 2016 में मेरे फिर से कीड़ा काटा और मैं महाराष्ट्र से अपनी बाइक उठा के निकल गया कि अब की बार मैं जितने भी नॉर्थ इंडिया के हैं वो 7 ज्योतिर्लिंग तो मैं कर लूं। एक एक करके ओमकारेश्वर, आपका महाकाल, सारे करते 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 लास्ट में हम पहुंचे बाबा केदारनाथ। अब केदारनाथ सोचिए कि जब आपको पाप मुक्त कर देते हैं और आपकी डेडिकेशन देख लेते हैं, तो आपको कैसे सुपर वीवीआईपी बना देते हैं। अब इसकी कहानी सुनी। अच्छा, जिसको अभी चौकीदार ने बोल दिया था, जिसको चौकीदार ने बोला भाग। अब ये अगला जाता है और ये पहुंचते 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 ग्वालियर पहुंचता है। तो यात्रा करते हैं। ग्वालियर में मेरा एक बचपन का दोस्त है, बहुत ही मेरे खास मित्र हैं, इंडियन आर्मी से हैं, कर्नल राणा। मैंने उनको ऐसी अपनी इच्छा जाहिर करी, यार केदारनाथ जा रहे हैं, कुछ इंतजाम हो सकता है क्या? उन्होंने कहा लो। उन्होंने फोन किया। उस समय मराठाली हमारी रेजिमेंट ऊपर केदारनाथ का सब कुछ देख रेख कर रही थी। हमारा वहां पे उन्होंने स्टे करा दिया और दर्शन का भी बोल दिया। उन्होंने कहा भेज दीजिए, गेस्ट हैं हमारे, आपके गेस्ट हमारे गेस्ट, कराते हैं दर्शन। हम बाइक लेके वहां पहुंचे। हम 6-7 जने थे। फाटा एक जगह है, वहां पे इंडियन आर्मी का हमारे मैस है, एक छोटा सा मैस है। वहां पहुंचे तो जब ये सब कराने वाले महादेव होते हैं, तो वहां पहुंचे तो बुकिंग तो करा रखी थी गेस्ट ऑफ कर्नल राणा के करके। वहां की जो कुछ हुआ, समथिंग हैड हैपेंड। उन्होंने कर्नल राणा खुद ही आ रहे हैं। अच्छा। अब नाउ दे वर थिंकिंग दैट आई एम कर्नल राणा। दे नेवर आस्क्ड मी, आई नेवर टोल्ड देम। अच्छा, दिखते हम शक्ल से थोड़े से फौजी हैं, फौजियों के साथ रहते हैं, फौजी मोहल्ले में रहते हैं, फौजियों के लिए काम करते हैं, तो आदतें भी पड़ गई। फौजी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो आदतें पड़ी हुई हैं। तो वी वर लाइक, वो सब बाबा करा रहे थे, मुझे मालूम है उस समय, और कोई नहीं करा रहा था। वी वर ट्रीटेड लाइक वीआईपीज, एक्सट्रीमली वीवीआईपीज। उस समय पे पहुंचे भी हम थे। जून जुलाई का महीना था, बरसात में जाते नहीं है लोग। हम फिर बाइक उठा के पहुंच गए थे, पितूरी हैं तो पहुंच गए। उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत अच्छे से, जैसे इंडियन आर्मी हमारी करती है, दे आर टॉप इन दिस। उन्होंने सारा इंतजाम किया, खाना पीना। वहाँ पे एक सूबेदार मेजर साहब थे, कहते साहब हेलीकॉप्टर का क्या सीन है, आप हेलीकॉप्टर से जाएंगे या घोड़े से जाएंगे या पैदल जाएंगे? अब मेरे साथ 6-7 बंदे थे, कुछ बंदे ऐसे थे जो लुढ़कने वाले थे। अब आपको हर एक के साथ चलना पड़ता है। तो हमने कहा कि साहब हेलीकॉप्टर से ही जाएंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर का इंतजाम हमने
कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कहते साहब वहाँ पे ऊपर एक सूबेदार और है, वो आपको पूरा मंदिर का दर्शन वगैरह करा देगा, वो आपको जहाँ हेलीकॉप्टर उतरेगा वहीं मिल जाएगा। मैंने ठीक है। सुबह जीप लग गई, आर्मी की जिप्सी, हम उसमें बैठे। वो आर्मी की जिप्सी हेलीपैड पे हमको लेके जाती है फाटा में। फाटक खोला गया, जिप्सी सीधा वहाँ जहाँ हेलीपैड है उसके नीचे जाके खड़ी हुई। सब साफ 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 साफ, ना हमारा वेट हुआ ना हमारा कुछ हुआ, टिकट देके सीधा हेलीकॉप्टर। सबसे पहली फ्लाइट सुबह की, 7 जने लेके फ्लाइट उड़ती है, 6 जने लेके फ्लाइट उड़ गई और उसमें हमें आगे बिठा दिया गया पायलट के साथ कि आप बैठे हैं यहाँ पे सर। हम वहाँ बैठ गए। पायलट साहब बोलते हैं, वी हैव सम वीवीआईपी गेस्ट विद अस, वी वांटेड टू टेक अ राउंड फ्रॉम मेरू सुमेरू। और वो मेरू सुमेरू के ऊपर से एक राउंड लिया गया। जनरली ऐसा करते नहीं। वहाँ जैसे ही हमने नीचे हेलीकॉप्टर टच डाउन किया, इस बार हमें लगा कि भाई कुछ हो रहा है, इस बार कुछ हो रहा है। जब हम वहाँ पहुँच गए तब तक यकीन नहीं था कि भाई हम केदारनाथ पहुँच पाएंगे। जैसे ही लैंड किया, थड़ाक से हमारा इंडियन आर्मी के सूबेदार साहब आए और उन्होंने कहा साहब आइए चलिए मंदिर के दर्शन करा दें। वहाँ हमारे मंदिर के जो दर्शन हुए हैं सर, वो देखने वाले थे। अब हम यहाँ से बाहर, कहानियाँ खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी बाकी है, स्टोरी तो अभी बाकी है और असली स्टोरी अभी बाकी है। ये दर्शक सुनेंगे तो वाकई में उनको लगेगा कि सच में देयर इज सम सुपर बीइंग। तो वहां से हम बाहर निकले मंदिर से दर्शन करके। अब सूबेदार साहब हमें एक कहानी सुनाते हैं, नायक था, सॉरी नॉट सूबेदार, नायक साहब थे। वो हमें बताते हैं कि सर यहाँ पे ना एक बाबा है ऐसे जो पता नहीं कब से रह रहे हैं। अच्छा, पता नहीं कब से रह रहे हैं, किसी को नहीं पता कब से रह रहे हैं। हाँ, किसी को नहीं पता कब से रह रहे हैं यहाँ पे एक बाबा है। और मिस्टर मोदी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो है उन्हीं के साथ गुफा में तपस्या किया करते थे। मैंने कहा यार ऐसे ही आदमी से तो मिलने की इच्छा है जिंदगी में, अगर इनसे नहीं मिले कि भाई उनसे मिला। सर वो मिलते नहीं है किसी से। बातें चल रही थी इसी तरह की कि वो ये करते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं। यार बैड मार रहा है। 9 किलोमीटर की चढ़ाई है वासुकी ताल की, केदारनाथ से। अच्छा, वो उससे भी ऊपर रहते हैं? नहीं, वो 9 किलोमीटर की चढ़ाई है वासुकी ताल की। तो ये मुझे बता रहा है कि ये जाते हैं सुबह जल्दी स्नान ध्यान करके और वहां से साहब नीचे आते हैं और जल वल चढ़ाते हैं महादेव पे। वहां से एक कमल का फूल लेके आते हैं जो सिर्फ वहीं होता है, ब्रह्म कमल कहते हैं उसको, जो 14,000 की फीट की ऊंचाई से ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता है। केदारनाथ 12,500 पे, उसके ऊपर ब्रह्म कमल वहां होता है। और साहब ये ना ये काम 3-4 घंटे में कर लेते हैं। मैं आपका इंडियन आर्मी का कमांडो हूं, उसने ये बात बोली। साहब मेरे को पूरा दिन लग जाएगा करने में। वो पहाड़ पे ऐसे चढ़ते हैं, 9 किलोमीटर जाना, 9 किलोमीटर आना पहाड़ का, 18 किलोमीटर हो गया, आपकी वाट लग जाए। और वो भी बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है। वो ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि यहाँ पे रोड बना रखी है जैसे केदारनाथ, वहां कोई रोड नहीं है, देयर इज नो रोड। आपको पहाड़ियां क्रॉस करके जाना है। यार बैड मार रहा है। तो मैंने कहा हो नहीं सकता फॉर हिम, मैं भी एक कर्नल हूं, ये मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, झूठ ही नहीं बोल सकता। इतनी देर में क्या होता है, कहता है सब वो आ रहे हैं। बिलीव मी तरुण, मेरे से 400 मीटर दूर आई सॉ हिम। जैसे मैंने उनको देखा और वो मेरी आंखों में ही आंखें डाल के देख रहे थे। ही वॉज वॉकिंग, वॉक 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 वॉक, एंड वो मेरे सामने 6 फुट 2 इंच के खुद है वो, मैं भी 6 फुट 2 इंच का हूं। आंखों में आंखें डाल के खड़े हो, कोई कुछ नहीं। और वो मेरी आंखों में डाल के कहां से आ रहे हैं। अब कभी आप ऐसी जगह पे जाते हैं, आप ब्लैंक हो जाते हैं। किसी ऐसे शख्स से मिलेंगे, आप ब्लैंक हो जाते हैं, आपका दिमाग काम नहीं करता है। अभी उनके बारे में स्टोरी सुना रहे थे, अभी मोदी साहब मिलते नहीं है और फिर मिलते आपके नहीं, मेरे आके खड़े होकर मुझसे पूछ रहे हैं कहां से आ रहे हैं आप। पता नहीं कहां से सेंस आई, मैं झुका, मैंने उनके पैर छुए, प्रणाम किया। मैंने कहा गुरुदेव ऐसे ऐसे यात्रा पे निकले हैं, ऐसे ऐसे यहां पहुंचे। कहते मिल के जाइएगा। अच्छा। और वो चले गए मंदिर में। वो जल चढ़ाने जा रहे थे, उस समय उतर रहे थे, 7 बजे, 7 साढ़े 7 का टाइम था। वो तब उतर रहे थे? तब वो उतर के वहां से आए थे और वहां ही जा रहे थे, मंदिर ही जा रहे थे। मैंने नायक की तरफ देखा, नायक मेरी तरफ देख रहे। उसने लिटरली मेरे से पूछा साहब आप कौन हो। अब मैं घबरा गया
कि मैं तो नकली कर्नल बन के बैठा हूं, आज तो मेरे क्वार्टर गार्ड पे लगेंगे। मैंने कहा भाई मैं कौन हूं, साहब हूं तेरा, तो ऐसे बोला। कहता नहीं साहब, मैंने आज तक मेरे को यहाँ पे ड्यूटी देते हुए 2 साल हो गए, मैंने इनको किसी से बात करते हुए नहीं देखा, आप जरूर कुछ हो। ये क्या कह के गए, मिलके जाना, कहाँ मिलेंगे अब? तो साहब अभी है ना भैरवनाथ पे मिलेंगे। मैंने कहा चलो भाई। भैरवनाथ। अच्छा, मेरे साथ 2-3 जने और जो थे वो उन्होंने भी पैर छूने की कोशिश करी, उन्हें पैर छूने नहीं दिए। अब हम भैरवनाथ की तरफ चल पड़े। जीभ निकल गई इतनी बार। 12,500 फीट की ऊंचाई पे आप ऑलरेडी हैं, 13,000 फीट की ऊंचाई पे आपका भैरवनाथ का मंदिर है। वहां पे ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी कम है। 10-15 मिनट में हमसे 100 मीटर भी नहीं चढ़ा गया होगा, हाफ हाफ के चढ़ रहे हैं, और बाकी का तो हाल छोड़ ही दो, उनका और भी हाल बुरा। इतनी देर में देखते हैं वो वहां से केदारनाथ से ना निकल के आ रहे हैं। हम नेवर सीन, नेवर नेवर एवर, आपने भी अपनी जिंदगी में कभी किसी को नहीं देखा होगा। वो पहाड़ पे ऐसे चढ़ रहे थे, ऐसे वॉक कर रहे थे, आप ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते प्लेन्स में। वो पहाड़ पे ऐसे ठक 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 ठक, विद इन 2 to 3 minutes ही वॉज देयर एट केदारनाथ, वो अपना भैरवनाथ, विद इन 2 to 3 minutes। 25 मिनट लगे थे हमें उनके पास पहुंचने में, तब तक उन्होंने अपनी साधना आवादना सब कुछ कर ली। हम भी बैठ गए उनके पास ध्यान लगाने में, सब करने में। फिर उन्होंने हमसे जो बातें करी, वो मैं बातें अब यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। वो दिन है और आज का दिन है। तो मैं हर साल अब केदारनाथ जाता हूँ, और मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, मैं केदारनाथ के मंदिर नहीं जाता हूँ, क्योंकि स्वयं देवों के देव महादेव के दर्शन मुझे 2 बार गुरुदेव में हुए, देवों के देव महादेव के दर्शन हुए, और मैं वो बता नहीं सकता कि वो एक्सपीरियंस क्या था। आई विल सेंड यू अ पिक्चर जिसमें वो मुस्कुरा रहे हैं, उस समय उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे, एंड आई टुक दैट पिक्चर। आज उन्हें बर्फानी बाबा के नाम से पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है, बाबा बर्फानी बोलते हैं। 12 महीने 300 दिन वो वहीं रहते हैं। बाबा बर्फानी वही है? जी वही है। दुनिया कहती है कि बाबा बर्फानी तो माँ भोलेनाथ को बोलते हैं। हाँ भैया बोलते हैं, तभी तो मैं उन्हें बाबा बर्फानी बोल रहा हूँ। मिल के आइए कभी, तो देखिए मिलेंगे कहाँ? मिलते हैं नहीं अब तो खैर, जब से त्रासदी हुई उसके बाद से बहुत सारा ऐसी चीजें हुई। प्रशासन जो चीज नहीं कर पाता है वो बाबा देखते हैं। वो बाबा वहां 1 लाख लोग पहुंच रहे हैं रोज के दर्शन करने। जिस केदारनाथ की कैपेसिटी 8 या 10 हजार लोगों को केटर करने की भी नहीं है, वहां ऊपर जाके वो भूखे मरते हैं, रहने को छत नहीं है। एक मतलब वहां पे जो रूम्स हैं, रूम के बाहर का जो बरांडा है, बरांडे में सुलाने के आपसे 10-10 हजार रुपए ले लिए जाते हैं एक रात के। आपकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। बुरा हाल है। वहां पे वो बाबा कम्स इनटू पिक्चर। जिसको पता होता है उनके बाबा के बारे में, या महादेव की जिसे कहते हैं ना कृपा सच में जिनके ऊपर होती है, वो जाते तो हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम जाके इनके पास रहे। वो आश्रय भी देते हैं उनको, वहां पे वो रुकते भी हैं, वो उनको भोजन भी प्राप्त देते हैं, और विदाउट एनी चार्जेस। कहां से आता है? मैंने अपनी आंखों से वहां पे लंगर चलते हुए देखा है, नॉन स्टॉप लंगर चलते हुए 50,000 लोग आके खाना खा के जा रहे हैं। कहां से इतना खाना आ रहा है? क्योंकि वो तो ना कहां बन रहा है, क्या हो रहा है। बनाते तो सब उनके भक्त हैं, आ कहां से रहा है ये नहीं पता। किसकी क्षमता है? आप 1,000-2,000 रुपए की 2,000 लोगों की शादी करके आपकी हालत खराब हो जाती है। हालांकि वो बेसिक खाना ही खिलाते हैं आपको, कोई 56 भोग नहीं खिला रहे हैं, आपका पेट भर जाए उतना खाना खिला रहे हैं। तो अगर ये कोई सोचता है कि वो बाबा बर्फानी नहीं है, तो उन्हें उनसे जाके मिलना चाहिए। जब -25 हार्ड कपाने वाली ठंड पड़ती है ना वहां पे, तब वो तपस्या के लिए निकलते हैं, और वस्त्र के नाम पे सिर्फ एक लोई ओढ़े होते हैं, इतने कम टेम्परेचर में, हड्ड कपाने वाली ठंड में। नॉर्मल बैठे रहते हो तो ऐसे ही लोई लगा के। फोटोग्राफ्स आप मुझे प्लीज देना। मैं देता हूँ, आप अपने दर्शकों को दिखाइएगा वो कैसे बैठते हैं। और ना आपको उनके अंदर महादेव के दर्शन हो तो आप मेरा नाम बदलिएगा। सो ये है देवों के देव महादेव से मेरा कनेक्शन। आप अध्यात्म की तरफ जाइए,
और जब आप उस मार्ग पे चलने की कोशिश करेंगे तो आपको ये हमारा सनातन इतना वास्ट है कि वो आपको रास्ता दिखाएगा, वो आपको वहां ले जाएगा। सनातन, हमारा सनातन ये नहीं कहता कि आप मूर्ति पूजा करिए, किसी चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। सनातन की खासियत ये है, खासियत है, आपको पत्थर में भगवान दिखता है, आप आपको उसकी पूजा कण कण में भगवान दिखता है। हमारे सनातन के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हर चीज में कहा गया, गीता में भी वही है, आप किसी पुराण में उठा लो, हर पुराण में वही बात कही गई है, कर्म प्रधान है। आपके कर्म क्या हैं वो डिसाइड करते हैं हु आर यू। ये नहीं कि आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं, आप ब्राह्मण हो गए। जब तक आपका आचरण, आपके कर्म ब्राह्मण वाले नहीं होंगे। ब्राह्मण का काम क्या था? शिक्षा दीक्षा देना। आज ब्राह्मण मैंने ऐसे भी देखे हैं जो यहीं दिल्ली में आपको दिखाई दे जाएंगे शौचालय साफ करते हुए, और फिर वो अगर अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं तो वो ब्राह्मण नहीं है, माफ कीजिएगा, आप शूद्र हो चुके हैं। यही है, शूद्र ब्राह्मण का काम कर रहा है तो वो ब्राह्मण है, टीचर है तो वो ब्राह्मण है। कर्म ऐसे बांटे गए थे। ये तो जो ये जातिवाद और ये तो वो बहुत बाद में आया, आई थिंक अंग्रेजों के भी आने के बाद हम लोगों को अंग्रेजों से पहले आ चुका था और अंग्रेजों ने उसी चीज का फायदा भी उठाया। देखो, 5 उंगलियां हैं, पांचों अलग अलग होती हैं, और जिसको मौका मिलता है जिस दिन वो उसकी गर्दन दबा लेता है। हमारे ग्रंथों में तो सर ये है ना कि वाल्मीकि जो कि ऊंची जाति के नहीं थे, उन्होंने रामायण लिखी जो आज तक हमारा सबसे बता के गए हैं, सब कुछ है आपके सामने, फिर भी आपने आंखें मूंद रखी हैं। नो, पता नहीं क्या जाति प्रथा और ये सब कुछ आपने बना लिया है। सो ये कहानी है। अब आपकी श्रद्धा है कि आप क्या समझना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। आप इंसान को इंसान समझे। इट्स गुड टू बी इन दिस वर्ल्ड, बट वी शुड नेवर एवर फॉरगेट दैट हु वी आर। अपनी संस्कृति और सभ्यता। मैं आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट person in my life, I can say. In this 50 years of my life, I've lived in 5 lives. 5 जिंदगियां जी हैं मैंने। 10 साल की अलग, उसके बाद अलग, उसके बाद मैं हर 10 साल को, एक डेकेड को एक जिंदगी मानता हूँ। और उस जिंदगी में मैंने इंडिया से बाहर नौकरी करी है, ट्रैवल किया है, और रहा हूं मैं। जिसे कहते हैं ना, एक शख्स जिसने दुनिया घूमी हुई है, सो आई एम दैट गाय जिसने दुनिया घूमी हुई है। कहाँ कहाँ रहे आप? मैं जॉर्डन रहा, मैं इजिप्ट रहा, मेडागास्कर, मोरक्को, स्टेट्स भी गया, यूके भी गया, मैं रशिया भी गया, जर्मनी भी गया, मैं वियतनाम भी गया, मैं चाइना भी गया। चाइना में तो मेरी ट्रेनिंग ही हुई थी, इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग हुई थी। सो वो किया, और काफ़ी ट्रैवल किया वर्ल्ड में। आई वॉज इन टू गारमेंट टेक्सटाइल ट्रेड, और डेनिम वॉज माई बेबी। जो डेनिम्स आप पहनते हैं, ये मैं डिज़ाइन और डेवलप कराने का मेरा काम था। ये इतना सब कुछ देश घूम के और इतना जीन्स कपड़े वपड़े का काम करके वॉइस ओवर इंडस्ट्री में घुसने का क्या सीन बन गया? देखो यार, क्या था तरुण के, मेरी जो लाइफ के करियर की पहली शुरुआत हुई थी वो एक साउंड स्टूडियो से हुई थी। अपनी कॉलेजिंग करने के चक्कर में वो भैया को ज्वाइन कर लिया, उनका स्टूडियो था। स्टूडियो में जाके पहली बार मैंने जिस शख्स से मुलाकात हुई वो थे इंद्रजीत जी। बहुत बड़ा नाम है वॉइस ओवर इंडस्ट्री में, काफी सीनियर, यंग होते थे बिल्कुल उस टाइम। मेरे से मिले, उनसे मैं अभी मिला हूँ, बहुत बारी मिले, काम करते हुए भी कई बार मुलाकात हुई। दैट टाइम ही वाज वेरी यंग, वाज आई थिंक इन हिज 30s, अर्ली 30s, डैम स्मार्ट, रेबन का चश्मा लगाया, ना आई वाज अ यंग बॉय, 18, 19. I saw him doing some voiceovers. उनकी एक खास बात पता है, वो कभी गाड़ी नहीं खरीदते। ये बात मुझे नहीं पता थी। वो हमेशा कैब में ट्रैवल करते चलते हैं। ये बात है उनकी, वो कैब से ही आते हैं। तो उस समय मैंने उनको जब पहली बार रिकॉर्डिंग करते हुए देखा,
तो उन्होंने देखा, स्क्रिप्ट देखी, उस स्क्रिप्ट में 6 लाइनें थी। उन्होंने 1 2 3 4 6 लाइनें बुक का उसको, जिसकी स्क्रिप्ट थी 6,000 पर लाइन। 6,000 पर लाइन। 6,000 पर लाइन, 6 लाइनें, 6 36, 36,000 रुपए का चेक पहले उन्होंने लिया। 36,000 रुपए का चेक उन्होंने हाथ में लिया, कहते हैं ये स्टूडियो में। मैं कहा यार ये कौन सा काम है? वो मैंने कहा यार एक काम में इतने पैसे मिलते बस इतना सा पढ़ने के? दिस इज समथिंग विच आई रियली वांटेड टू डू। ये तो मुझे करना है। अच्छा, आवाज शुरू से ही भारी थी, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा ही है, सबकी आवाजें बड़ी भारी हैं। सो हमने ट्राई किया वहां पे। हमारे भाई साहब ने हमें किसी और काम में लगा रखा था स्टूडियो में। उसमें एक रोलैंड कंपनी थी, इंडिया में आज भी है, म्यूजिकल इक्विपमेंट्स बनाती है। तो भाई साहब ने बोला तुम इसकी सेल्स देखोगे। हमने वो स्टूडियो के अंदर नहीं जाने देते थे। उन्होंने पहले मुझसे पूछा स्टूडियो का काम सीखेगा या सेल्स का सीखेगा? तो पहले वो इतने पियानो, कीबोर्ड्स, ऑक्टापैड देख के ना दिमाग घूम गया। यंग थे, 17-18 साल का कुल था। मैं कहा जी मैं ये काम करूंगा। फिर वो वॉइस ओवर का देखा, मैंने कहा यार ये तो काम और भी फ्रूटफुल है, इसमें तो बहुत पैसे मिलेंगे। तो वो जब मैं गया तो उस समय के जो इंजीनियर्स थे, जो साउंड इंजीनियर्स थे, उन्होंने इक्का दुक्का ट्राई कराया, पर उन्होंने गाइड नहीं किया कि काम कैसे करना है। और शायद पता नहीं कोई बात थी या क्या था, जो भी है, उन्होंने डिमोरलाइज कर दिया, डिमोटिवेटेड हो गया मैं कि तुम्हारे बस की नहीं। और उसके कितने साल बाद दोबारा वो कमिंग अप। पर जब वो बाहर जॉब कर रहा था तो एक पिक्चर आई थी 3 इडियट्स। वो 3 इडियट्स देखी, उसमें देखा MBA कर रहा है, इंजीनियरिंग करी है और बैंक में नौकरी कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगा ये तो मैं ही इज टॉकिंग अबाउट मी। पैशन कुछ और था तुम्हारा। पैशन हमें यही, आवाज दुनिया कहती थी बड़ी अच्छी आवाज है जी, अच्छे लगते हो, स्मार्ट हो, 6 फुटे हो, मॉडल बन सकते हो। तब तक हम 35 साल के हो चुके थे। सो आई लैंडेड बैक इन इंडिया। घर वापसी हो गई। घर वापसी करी 2011 में। और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा। आई स्टार्टेड 2011-12 में काम ढूंढना स्टार्ट किया। तो विद ब्लेसिंग्स आई नो वन ग्रेट आर्टिस्ट, रेडियो आर्टिस्ट, रमा पांडे जी। उनका बहुत फेमस नाम है, आज भी है। शी वर्क्स विद ऑल इंडिया रेडियो। मेरी मुंह बोली सिस्टर है, मेरी राखी सिस्टर है। उसने देखा कि हाँ पैशन है, सब कुछ है। उसने थोड़ा बहुत किया, फिर किसी रेडियो में कुछ काम किया। बैठ के एक रेडियो में फ्री में काम करता था। अच्छा, फ्री में काम करता था एज अ रेडियो जॉकी? नो, नॉट एज अ रेडियो जॉकी, एज अ रेडियो वॉइस। जो एड्स वेड्स आते थे ना बीच बीच में, जो रेडियो वाले कहते हैं हम आपके ऐड बना के दे देते हैं। हाँ, ऐड बना के दे देते हैं। तो वो फ्री का काम कर रहा था, एक तरह से इंटर्नशिप कर रहा था। मैंने यार काम सीखने में तो आएगा। वहां पे मुझे एक लड़का मिला, साउंड इंजीनियर मिला, उसने बहुत कुछ सिखाया। फिर एक और वहां पे शख्स था, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एंड देन सडनली वन फाइन डे मैंने देखा कि एक बंदा मेरे स्टूडियो में आया, उन्हीं अनद स्टूडियो में आया, और उसने आके डिस्कवरी का प्रोमो किया, रिकॉर्ड। अच्छा। मेरे गूज बम्स आ गए। मैंने यार इस आदमी को तो सुनता था यार मैं। आई एम वेरी गुड यार। फिर उससे दोस्ती भी हो गई। उस शख्स का नाम है बजरंग बली सिंह। आप भी जानते हो उसे अच्छी तरीके से जी। ये है यार, दिस इज, इसी के लिए तो मैं जन्मा हूं, एपिटोम। इसी के लिए तो मैं जन्मा हूं, इसी के लिए मेरी आवाज बनी है। सो खैर मैंने 1-2 दोस्तों से पूछा, तो एक और मेरी प्यारी मित्र हैं, आज भी हैं, उसको भी आप जानते हो, दीप्ति सिंह जी, एयरटेल की वॉइस जी। दीप्ति को मैंने अपना सैंपल भेजा वॉइस का। दीप्ति ने मुझे फिर आपके भाई से मिलाया, जिनका नाम है टीनू शर्मा। और टीनू मेरी जिंदगी का वो दूसरा शख्स है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। टीनू ने मुझे चांस दिया, आवाज टीनू भाई को अच्छी लगी, और टीनू भाई ने कहा कि आप आ जाओ, हम प्रोमोज रिकॉर्ड करेंगे। तो विजय चावला जी के स्टूडियो में हम शाहपुर चढ़ गए। विजय चावला ये भी एक शख्सियत है अपने आप में, अपने आप में एक वो भी कैरेक्टर है, आज भी है, बहुत प्यारे बंदे। वहां पहुंचे, हाथ पैर तो कांप रहे थे यार, कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, बहुत सारे रिजेक्शंस लग चुके थे।
क्या हुआ कि तरुण के पूरी दुनिया घूमने के चक्कर में ना, वो तो अच्छा हुआ, पैसा कमाया, सब कुछ कमाया। आप जॉर्डन में हो तो वहां पे हेलो मिस्टर अनुज हाउ आर यू, वहां की इंग्लिश डिफरेंट। तो आपकी अब आप वहां पे 1-2 दिन तो रह नहीं रहे हो, आप वहां 4-5 साल रह रहे हो, तो आपका तलफ्फुज बदल गया, थोड़ी सी एक्सेंट आ गई। एक्सेंट कहीं अरेबिक आ रहा है, कहीं बंगाली आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। तो उसके चक्कर में बहुत लातें पड़ी, बहुत लातें पड़ी, क्योंकि आवाज अच्छी होने से काम नहीं चलेगा। तलफ्फुज भी ठीक होना चाहिए आपको, आपका डिक्शन, आपका प्रोनाउंसिएशन शुड बी परफेक्ट। डर लग रहा था तीनों के सामने बैठने में। अच्छा यार कहीं फिर से फेल ना हो जाए यार। लेकिन टीनू हेल्प मी। हाँ, अब सुनो, मजेदार किस्सा सुनो। टीनू के साथ मेरे को डिस्कवरी नेटवर्क एशिया पैसिफिक बोलना था। अच्छा, और मैंने बोला डिस्कवरी नेटवर्क एशिया पैसिफिक। पैसिफिक और पैसिफिक, पैसिफिक और पैसिफिक हमने तो जो सीखा भैया सुना वो बक दिया। टीनू वाज कीन कि नहीं इसको लाना है मेरे को। अगर वो टीनू उस टाइम सच में मेरी हेल्प नहीं करता, रिकॉर्ड करके भेज दिया, आगे देखा जाएगा, तो मैं रिजेक्ट हो जाता। टीनू करेक्टेड मी, अरे अनुज भाई क्या कर रहे हो, एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक। ओ अच्छा, हाँ ओके, यू आर ट्यून। वो था ना प्रोमो समथिंग, आने वाला है एक तूफान, मेरा पहला प्रोमो था। सो आने वाला है एक तूफान, ये उस तूफान का पीछा कर रहे हैं, बात है गलत वक्त पर सही जगह होने की। देखिए स्टॉर्म चेजर्स सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डिस्कवरी एशिया पैसिफिक पर, समथिंग लाइक दैट था। और वहां पे भी गलती करी थी, स्टॉर्म बाद में सीखना नेवर एंडिंग है। स्टॉर्म चेजर्स और स्टॉर्म चेजर्स जमीन आसमान का बना। टीनू ने करेक्ट कराया। आपको जब कोई मिल जाता है ना, सही दोस्त मिल जाता है या कोई हम नफज मिल जाता है जो चाहता है कि नहीं मैं इसको करूं, तो वो आपको करेक्ट करता है। और फिर हमने सीखा भी, शिद्दत से सीखा भी, जो मैं अपनी गलतियां थी उन सबको सुधारा। एक बार मुझे, हम लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, एक कोई एवी रिकॉर्ड करते थे, एक वर्ड था, हाँ नहीं अभी श्योर, देयर इज वन वर्ड श्योर, और वो थोड़े टाइम बाद ना मुझे खुद को लगने लगा कि यार वो एंजॉर ही बोला जा रहा है, एंजॉर। सो वो होता है, और कुछ चीजें ना अटक जाती हैं, पर यो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट दिस, बी इट एक्टिंग, बी इट वॉइस ओवर, be it anchoring. I have done stage shows, anchoring, बड़े बड़े crowds को मैंने संभाला है। उनके बीच में जाके मैंने जो जो किया है, मतलब लोग फैन हो गए, बबाल मच गया। So I really learned a lot, but ऐसा भी नहीं कह सकता, बट कुछ अच्छे लोग मिले जिन्होंने सिखाया, करेक्ट किया। आनंदो सर, वो मेरे इंग्लिश के टीचर बने, उन्होंने मेरी बहुत करेक्शंस कराई, उन्होंने ही मुझे अमिताभ बच्चन के लिए प्रेरित भी किया। अगर वो लोग नहीं आते लाइफ में, और मिलते हैं जब आप खुद अच्छे होते हो तो आपको अच्छे लोग मिलते हैं लाइफ में, पर मैंने भी वही सीखा। मेरे पास जो आता है आज तरुण, मैं उसकी हेल्प करता हूँ। सो ऑन माय चैनल मास्टर ऑफ वॉइसेस, वहां पे मैं फ्री में लोगों को ज्ञान देता हूँ। जिसने लेना है ले लो, नहीं लेना है आप अपने घर पे, नो प्रॉब्लम, फायदा आपका ही है। और ब्राह्मणों वाला काम कर रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई एम इनटू। और अमित भाई, ये तो हो गया आपका वीओ वाला पार्ट का। आपका एक और वो है एज अ ट्रैवलर, जो आपने ट्रैवल किया है ऑलमोस्ट बाकी देशों का तो मैं बहुत लंबा हो जाएगा हमारा एपिसोड, पर इंडिया में आपने कहाँ से, आप ऑलमोस्ट नीचे से लेके ऊपर तक पूरा कवर कर रखा है। सी, मेरा पैशन शुरू से ही था कि जब भी मुझे अपने आप को ढूंढना होता था, तो मेरा बेस्ट कनेक्शन हुआ मेरी बाइक से। मैंने पूरा हिंदुस्तान घूमा है, मोटरसाइकिल पे घूमा है, रातों में घूमा है। मैं नाइट राइड करना बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा, तो उसमें कुछ खास बात होती है? नाइट राइड की एक बात यह है कि आप गर्मियों में भी घूम सकते हो। इंडिया में खासकर यहाँ 10 महीने गर्मी बहुत पड़ती है। नॉर्थ में चले जाओ तो ठीक है, पहाड़ में चले गए तो कोई टेंशन ही नहीं है, बट पहाड़ से नीचे उतर के और आप कन्याकुमारी तक चले जाओ, तेल निकल जाता है आपका।
मैं एक बार यही केदारनाथ से उतर के आ रहा था साहब, बाइक पे? बाइक से था, रात को ही चल रहा था। मैंने स्टार्ट किया शाम को 5:30 बजे, ऊखी मठ से स्टार्ट किया, और मुझे मतलब ऋषिकेश रुकना था, मेरे दोस्त का वहाँ पे रिसॉर्ट है। अब मेरे साथ एक और राइडर था, और शशांक है उसका नाम, मैं उसे प्यार से गट्टू बोलते हैं मुझे, घर का नाम उसका गट्टू है, थोड़ा फट्टू भी है, वो भी साथ में था। तो हम निकल पड़े। अच्छा, गट्टू महाराज दिन में ही जो बाइक है वो 25 से 30 की स्पीड पे चलाते हैं। अच्छा। अब रात में तो वो क्या चलाएंगे। सो जो ऋषिकेश में 2-2:30 बजे पहुंच जाना चाहिए था, वो हम 1:30 बजे रात को पहुंचे हैं देवप्रयाग। 5:30 बजे के चले हुए 1:30 बजे रात को हम देवप्रयाग पहुंचे हैं। अब देवप्रयाग आने से पहले आ गया, एक साइड गंगा बह रही है, एक साइड आपके पहाड़ है, तो मैंने कहा रुक यार अभी ब्रेक लेते हैं। दैट डे वाज अ फुल मून डे, फुल मून नाइट। अच्छा। आप कभी पहाड़ में रात में जब फुल मून नाइट में हो, क्लियर हो स्काई, तो आप चलेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे दिन निकला हुआ है, दूधिया है, सब कुछ दिखाई देता है रात में। रात में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता, पोल्यूशन नहीं है एक तो रोका। दैट गाय वाज सेइंग नहीं 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 सर, यहाँ नहीं रुकना, आगे शहर आएगा ना वहां पे कर लेना। मैंने कहा भाई किसी के घर के आगे थोड़ी ना करना सोचो, यहीं रुकेंगे, अपना मन तो अपन तो ऐसे ही मन मौजी है, रुके। और तो करा नहीं साहब सर ये जंगल है, यहाँ नहीं यहाँ नहीं। मैंने कहा अच्छा तेरे को ज्यादा डर लग रहा है तो एक काम करते हैं, एक बाइक हमें ऐसे खड़ी करते हैं, एक बाइक हमें ऐसे खड़ी करते हैं, तो बाइक के बीच में खड़ा हो जा, ठीक है, लाइट्स ऑन रखते हैं, बाइक स्टार्ट रखते हैं, बंद नहीं रखते हैं, लाइट जली हुई है, दोनों के लाइटें जली हुई हैं। सो आई वेंट। अच्छा, मैं अपना मोबाइल फोन अपनी बाइक पे रख के चार्जिंग में लगा हुआ था, चले गए, सुसु तो करना है, सिगरेट लगा ली, सुसु कर रहे हैं। इतनी देर में देखते हैं कि आवाज आ रही है, खस 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 खस। मैंने कहा ऐसे ऐसे उधर देखा, मैंने कहा गाय वाएं चलती रहती हैं, झाड़ियों में से आवाज जैसे आती है आ रही है, फिर आवाज आई खस खस खस। फिर सडनली क्या देखता हूं, ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड, गंगा की साइड से आई सॉ टाइगर ऑन रोड। टाइगर ऑन रोड? टाइगर बाहर निकल आया, रोड पे आ गया, 100 फुटा रोड है, टाइगर मार्च के नीचे से पानी पी के आ रहे थे। अच्छा। गंगा जी में से वो आ गया रोड पे। वो रोड पे आ गया तो गट्टू को स्टिल दिख दैट गया? टाइम गट्टू वाज स्टोन्ड। हाँ, मैंने सुना है कि आप अगर आपके सामने ही वाज स्टोन्ड। जंगल से अगर शेर निकल के आ जाए तो आपको कुछ समझ नहीं आता, और आप नहीं, मैं रियली मैं बता रहा हूँ, दिस थिंग इज, आपको अभी मैंने रिसेंटली अभी एक आदमखोर शेर अभी पीछे भी गया हुआ था, मैं उसका वीडियो भी शूट किया मैंने। तो क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में ही एक जगह है, वहां पे गए हुए थे, वनवासा करके एक जगह है, लेंसडाउन से थोड़ा सा साइड में पड़ती है, बड़ी ब्यूटीफुल जगह है। वहाँ आदमखोर 2 बच्चे थे, उन्होंने आदमी मारा, अभी भी देखा मैंने, उस टाइम भी देखा। दैट वाज द फर्स्ट एनकाउंटर विद टाइगर, बाघ जिसे हम बोलते हैं, टाइगर, माता वाली जय माता की का शेर, वो आ गया है आपके सामने, एंड इट्स साइज ऑफ अ वैगन आर कार, ये साइज है उसका। अच्छा। आपने पिक्चरों में देखा, टीवी में देखा, डिस्कवरी पे देख लिया, नेशनल ज्योग्राफिक में देख लिया, भय नहीं आता। मैंने एक बार नैनीताल के जू में एक टाइगर है, वो छोटा ही था, यंग टाइगर था, तो हम लोग तो पिंजरे के इधर थे, वो कहीं पीछे, वो नैनीताल जू में तो वो पहाड़ों में छुप जाते हैं जाके, तो एक बार तो कहीं से एक दहाड़ सुनाई दी, वो दहाड़ सुन के ही आपके पैर ना चलना बंद हो जाते हैं। अच्छा, ही वाज नॉट दहाड़ो, पेट भरा हुआ था इसका, तो पानी तभी पी के आ रहा था, एंड ही वाज लाइक आ रहा था उसने। और अच्छा, जब ये चलते हैं तो इनके मुंह से ना एक ऑटोमेटिकली साउंड होती रहती है, ये साउंड आ रही थी। और ऐसे करके उसने एक बार देखा मैं सुसु कर रहा हूँ, और मैं उसे बोल रहा हूँ गट्टू को, गट्टू कैमरा निकाल, गट्टू की आवाज ही नहीं आ रही, ऐसे लग रहा है गट्टू है ही नहीं वहां पे। मैंने कहा कैमरा निकाल, साले वीडियो बना। आई वाज सेइंग, मैंने कहा ये 1 सेकंड की भी फुटेज मिल गई, 10 सेकंड की भी, तो बहुत सारे व्यूज आएंगे, बहुत सारा पैसा आएगा, तो बिकती भी है। गट्टू का पता नहीं है, वो उसने एक बार ऐसे करके देखा, अब मैंने जब उसने ऐसे करके देखा, मैंने कहा अनुज वशिष्ठ हैप्पी बर्थडे टू यू है, अब ये ऐसे मुड़ेगा और तेरे पास ही आएगा।
बट ही डिड एंड देन और वो आराम से वॉक करके गया, 100 फुटा रोड क्रॉस करी, लीन किया और तकरीबन 13-14 फुट का पहाड़ी का वो था, वॉल थी, उसने लीन किया, जंप किया, जंगल में गया। ठीक है जी, ये हो गया। गट्टू महाराज जो 20-25 की स्पीड पे बाइक चला रहे थे, अब नाउ ही वाज लीडिंग मी। वो गोली की तरह बाइक लेके आया और हम ऋषिकेश पहुंचे हैं फटाक से। सो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं और ये गट्टू महाराज तो इसका तो ये वाले चीजों का तो फिर एक अलग से एपिसोड करना पड़ेगा अपने को, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे। एक एक्टर है हमारे दोस्त, उनको भी बहुत शौक था राइडिंग का, समीर धर्म अधिकारी। बॉम्बे से ही चले थे हम, आदि कैलाश की यात्रा पे चले गए। आदि कैलाश, जो आदि कैलाश है हमारा, जो इंडिया की साइड में है, ओम पर्वत और आदि कैलाश, हम उस यात्रा पे चले गए 2018 में। उस समय तक रोड नेटवर्क इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था, रोडें बहुत टूटी हुई थी। सो देर इज अ प्लेस फ्रॉम धारचूला आता है, इंडिया नेपाल बॉर्डर। हमारे यहाँ पे धारचूला बोलते हैं धा, वहाँ पे दा बोलते हैं दारचूला। इधर धारचूला है, उधर दारचूला है। धारचूला से कुछ मेरे ख्याल से 80-90 किलोमीटर है नारायण घाट, जहाँ से अब रोड बनी है, जहाँ अभी नेपाल कह रहा था कि हमारा हिस्सा इंडिया का, फाइट हो रही थी, वही रोड बन रही है। अब रोड बना रहे हैं और जो आपके आदि कैलाश में जाके निकलेगी। अब उससे भी आगे है गुंजी, उससे तकरीबन है 70-80 किलोमीटर गुंजी। नारायण घाट से गुंजी देयर इज नो रोड ही नहीं बन सकती है, वहां पे ग्लेशियर्स होते हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते हैं। तो रात को हमने तंबू लगाया गुंजी में जाके, ग्लेशियर के पास, मतलब और बस पार ग्लेशियर हिमालय की गोद में, आप तिब्बत बॉर्डर, बस वो लास्ट में पहुंच गया आप, इट्स ऑन बॉर्डर लास्ट। वहां पे आपने रात को तंबू लगा लिया। आपने अपनी लाइफ में कितनी जोर से कड़कने वाली बिजली सुनी है? उससे भी 10 गुना तेज आवाज करते हैं ग्लेशियर्स टूटते हुए। तो हमारे एक्टर साहब तो पूरी रात सोए नहीं, ग्लेशियरों की आवाज आ रही है इतनी खड़ा। और मजे की बात है, फिर नाइट राइड करके हम वहां तक पहुंचे थे। अभी एक साइड रोड है, दूसरी साइड काली नदी कहते हैं, गंगा भी बोलते हैं कई लोग, जो इंडिया और नेपाल के बीच में बहती है, जो जाके बे ऑफ बंगाल में भी मिल जाती है। वन ऑफ द डेडलीस्ट रिवर है वो, बहुत डेडली है, बहुत तेज वेग से बहती है, उसकी आवाज भी बहुत तेज आती है। रात में तो उन सर को पता नहीं लगा कहाँ चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। The next day when he woke up and he was like, तो साले मुझे मरवाएगा, तो मुझे कहाँ लेके आ गया। And it was too deadly place, वहां कोई मिलते ही नहीं है। लास्ट में एक शॉप थी, वहां पे हमने मैगी वैगी खाई थी। एंड लास्ट शॉप जिसे कहते हैं, वो बेचारा एक आदमी अपने बच्चे को लेके बैठा हुआ था, इसीलिए कि कोई आते जाते ITBP वाला उसको खाना, एक आधी मैगी खा लेगा, एक आधी मैगी खा ले। उसके बाद अगर इंडिया के ट्रैवल की बात करते हैं, तो आप कभी इंडिया के आप जिसे हम कहते हैं कि इंटीरियर्स में जाइए, इंटीरियर्स की ड्राइव करिए या राइड करिए, आपको मौका लगे कभी आप जाइए। सो ब्यूटिफुल, नो वर्ड्स टू इट। इंडिया बहुत खूबसूरत है, तरुण इंडिया बहुत खूबसूरत है। कंट्री साइड जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, कंट्री साइड चला गया था जी। आप इंडिया के कंट्री साइड चले जाइए और लोग इतने अच्छे मिलेंगे आपको। कोई एनिमिटी नहीं है, वो दे विल ट्रीट यू लाइक यू आर गॉड। मुझे बचपन में याद है, तब हरियाणा में अपनी मम्मी के साथ उनके विलेज गया था, तो बारिशों का मौसम था। मैं उन लोगों की सिंप्लिसिटी और मतलब जो कि ठीक है, तो एक तो गांव में वैसे ही लड़की अगर आ जाए तो पूरे गांव की लड़की हो जाती है वो, बिल्कुल, है ना। तो हम लोग वापस आ रहे तो हमारी गाड़ी मिट्टी में फंस गई। अब हम शहर के लोग, हमें क्या पता कैसे निकलेगी गाड़ी। तो सडनली मैं देखता हूँ 5-6 लोग जो जिनके घर आसपास थे वो आए, उन्होंने पूरी गाड़ी उठाई, उनके पूरे कपड़े वपड़े सब मिट्टी खराब हो गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने गाड़ी निकलवा के हमारी साइड पे रखवाई और फिर हमें जाने दिया। मतलब आज अगर आप शहर में आप मर रहे हो रोड पे, तो आपकी कोई हेल्प करने ना है। ये अर्बन लाइफस्टाइल है ना, इट्स रियली किलिंग। सो थैंक्स टू गॉड दैट आई एम अटैच्ड टू माय विलेज आल्सो। सो बहुत मौका मिलता है गाँव में भी जाके रहने का, मज़े से रहते हैं। बाग बागान है अपने, महादेव की कृपा से आम खाने को मिल जाते हैं।
सब्जी खाने को मिल जाती है, रोटी खाने को मिल जाती है। इनफैक्ट कोई भी ऐसी सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन लाइफ में कभी आए तो मेरी माँ बोलती है जिंदगी भर बैठ के खा सकता है। इतना इतना बहुत है। बड़ा मजा आता है खेतों में घूमने का, वो उपजों को देखने का, वो सारी चीजें भी करने का मजा आता है। सो ऑल टुगेदर आई कैन से दैट अगेन आई एम सेइंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ट्रेड्स। मास्टर ऑफ नन बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता यहाँ पे, मैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोल सकता हूँ। एंड आई रियली ब्लेस्ड, आई एम रियली ब्लेस्ड। मैं हर तरह से बहुत सुपर नेचुरल पावर कह लो या कुछ भी कह लो, मेरी लाइफ इज टू एक्साइटिंग, टू मज़ेदार, टू अप, सो मेनी अप्स एंड डाउन्स। जब भी आते हैं वो भी एंजॉय करते हैं डाउन्स, और आपको भी एंजॉय करते हैं। हम मस्त हो गए हैं जिंदगी में। अनुज भाई, मुझे ना अब ये समझ नहीं आ रहा कि हम शो को एंड कैसे करें, क्योंकि ये बातचीत तो अभी अगर ऐसे ही बात करते रहे हम तो चलती रहेगी। और ये तो मेरे ख्याल से कितनी देर का हो गया, 2 घंटे का तो हम शूट कर चुके हैं, है ना। तो ये कहानियां तो चलती रहेंगी। तो इसके लिए हमें एक एपिसोड और अलग से दोबारा शूट करना पड़ेगा। और अनुज भाई आई होप मैंने पकाया ना हो आपको अरे अपनी नहीं स्टोरी नहीं, सुना के, आपकी व्यूअर्स को पसंद आएगा और दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा कुछ नहीं। और साथ हमारी मिलके भी कर सकते हैं। बातचीत अभी हुई है कि हम लोग एक आर्मी स्पेशल हम लोग अनुज भाई के साथ करेंगे बहुत जल्द, जिसमें आपको बहुत खास आर्मी ऑफिसर्स से मिलवाया जाएगा। तो लेट्स होप कि वो शुरू आर्मी करें हम लोग। ऑफिसर्स मेरे लिए हर शख्स जो फौज में है, जो एयरफोर्स में है, जो नेवी में है, दे आर ऑल खास। इवन सिपाही भी वहाँ पे है, वो भी खास है, और ऑफिसर्स हैं वो भी खास हैं। एवरीबडी हैज देयर ओन टेल्स, देयर ओन स्टोरीज, देयर ओन और स्टोरीज, उनकी कहानियां जो हैं वो तो एंडलेस स्टोरीज, एंड देयर द रियल हीरोज जिनकी वजह से हमारा वजूद है। अगर आपके सामने कभी कोई फौजी आ जाए और वो खड़ा हो तो आपको खड़े हो जाना चाहिए उसके आगे। ऐसी ऐसी कहानियां मैंने, ऐसे ऐसे मैं उनके साथ बहुत डीपली इन्वॉल्व हूँ। मैं रेजिमेंटल मूवीज करता हूँ, मैं उनको शूट करता हूँ जाके, और उनकी सिचुएशंस में जाके शूट करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि वो लोग किस सिचुएशन में रह रहे हैं, और एकदम मस्त रहते हैं। तो कोई कंप्लेंट्स नहीं है, ये तो करते हैं सर साथ में, कोई पक्का। कंप्लेंट्स नहीं है। सो आई रिस्पेक्ट देम फॉर, सब खास हैं। अगर उनके लिए हम कुछ कर सकें, नहीं, उनकी कहानियां सामने आनी जरूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है कि हम लोग यहाँ पे रोड पे लड़ाई कर सकें। तरुण, हमें मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको नहीं पता होगा, और बहुत सारे क्या, 99% लोगों को नहीं पता होगा कि हमें पानी किसकी वजह से मिल रहा है। नहीं पता इस देश में हमें पानी पीने की वजह, पानी जो मिल गया, जो ग्लेशियर हमारा सियाचिन ग्लेशियर हमारे पास बच गया, हिमालय बच गया, वो किन की वजह से बचा हुआ है हमें नहीं पता है। आई नो दीज पीपल पर्सनली, जिसने पहली बार वहां पे कदम रखा, अपनी जान जोखिम में डाली, और आपके लिए पूरी जिंदगी पानी पीने का इंतजाम कर दिया। चाइना वांटेड टू कैप्चर सियाचिन, पाकिस्तान इज आइंग ऑन सियाचिन, नेक्स्ट वॉर इज ऑन वाटर। लेट मी टेल यू दिस थिंग, आई एम प्रिडिक्टिंग यू, द नेक्स्ट वॉर इज फॉर वाटर। जो भी होगी वो पानी के ऊपर होगी, और यहीं से शुरू होगी। सो इंपॉर्टेंट, गॉड इंपॉर्टेंट। किसकी वजह से आज कारगिल वापस हमें मिला? यू नो दैट पर्सन? किसकी स्ट्रैटेजी थी, किसका ब्रेन चल रहा था पीछे, कौन था वो? नहीं, वी डोंट नो। 13-14 मुस्लिम लड़कियां फंसी थी जी, जिनका रेप हो रहा था, जिनको, वो और कौन कर रहे थे? मिस्टर राजदान से हमने बात मिस्टर करी। राजदान। नाउ द पीपल नो हिम अबाउट हाँ। हिज स्टोरी। तो हमें पता ही नहीं था हाँ, कौन है जो पॉइंट ब्लैंक पे गोली खा लिया यार। 303 पूरी खाली हो गई। सर्जिकल स्ट्राइक, कोई कहता है फेक है, कोई कुछ, जरा उनसे जाके मिलो। सो रण बाकुरे, रण बाकुरे बोलते हैं ना, ऐसी जान, एक सेकंड में रेडी टू डाई। द पीपल, उनके ऊपर हम बात करेंगे, उनके ऊपर अगर हम कुछ करेंगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा, ये तुम्हारा सौभाग्य होगा, बिल्कुल, कि हम उनके लिए कुछ कर पाए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि देश सेवा करने के लिए आपको वर्दी पहननी है। आप कहीं भी कोई एक अच्छी सोच से भी देश की सेवा कर सकते हैं, और इससे बड़ी देश की सेवा कुछ नहीं है कि हम उन लोगों की बातें करें जो हमारे देश के लिए दिन रात
तैनात रहते हैं। बिल्कुल अनुज भाई, हम लोग जल्दी ही अभी ये इसको ख़त्म करके मैं आपसे पक्का बात करूंगा और जल्दी ही कुछ ना कुछ 6-7 एपिसोड का एक सीरीज बनाते हैं, आर्मी स्पेशल। Let's do it, and I hope people will love it, people will enjoy it, and तो एक अब आपने ओपनिंग तो दे दी थी हमें अमिताभ जी बच्चन साहब की आवाज़ में, एक आप अपनी आवाज़ में एक साइन ऑफ भी दे दीजिए कि देखते रहिए पॉडपुरी, और लाइक सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना ना भूलें। so guys, देखते रहिए पॉटपुरी, और yes of course, don't forget to like and subscribe to the channel, and yes, most important, don't forget to press the bell icon button so that you won't miss any episode. मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई कहानी के साथ। See you, bye bye.